हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। देखो क्या है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएमसी। क्या करेंगे? बीएमसी। कई लोग मुझे पहले से जानते हैं, कई लोग पहली बार देख रहे हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि माई सेल्फ धनराज चौधरी और मैं आप लोगों को बीएमसी पढ़ाऊंगा। अब बीएमसी में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंटेंट वगैरह का, पर उससे पहले जरूरी है कि बीएमसी की इंपॉर्टेंस क्या है। बीएमसी लगभग जनरली अपने छोटे मोटे एग्जाम में 10 से 12% आता है, 10 to 12% बीएमसी आता है अपने कोई भी एग्जाम हो, चाहे जैसे एसएससी हो गया या राजस्थान जेईएन हो गया या कोई भी छोटा मोटा हो, तो 10 से 12% तो आएगा ही आएगा। बीएमसी में कॉन्क्रीट इंक्लूड है, तो कभी कभी 15% तक भी पहुंच जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जैसे नाम है, तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे सीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट, सीमेंट के बाद कॉन्क्रीट, फिर हम लोग पढ़ेंगे टिम्बर, ठीक है। एक हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स, एक हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स के बाद हम लोग जैसे मैशनरी पढ़ेंगे। अब ये तो हो गए अपने मेन टॉपिक्स। उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे स्टेयर्स हो गया, पेंट्स एंड वार्निश आ गया, पेंट्स एंड वार्निश हो गया, पेंट्स एंड वार्निश हो गया। फिर अपने डोर एंड विंडो टाइप आ गए, डोर एंड विंडोज। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक और है जैसे परमानेंट स्ट्रक्चर, फ्लोर रूफ हो गया, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे स्कैफोल्डिंग वगैरह हो गया, अंडर पिनिंग। वो छोटे मोटे टॉपिक है, आधे आधे मिनट के या एक मिनट के, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मेन जो टॉपिक है वो ये पहले के 5-6 हैं। उसके बाद अपने क्या है छोटे छोटे टॉपिक है, वो अपन जब पढ़ेंगे तब इनके बाद वो सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और बीएमसी देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं एंड में कर लूंगा, तो या फिर एंड में कर लूंगा या फिर क्या है थ्योरी है पढ़ लूंगा आराम से हो जाएगा, क्या है। तो वो क्या करते हैं, या तो एक टॉपिक को ज्यादा डीप में पढ़ लेते हैं या कोई टॉपिक ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में गलती हो जाती है। ज्यादा डीप से भी सवाल आते नहीं, ना ऊपर से आते हैं, तो थोड़ा बीच बीच में सवाल आते हैं। तो अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम का है, ठीक है। जितना अपने काम आएगा उतना ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीमेंट से। अब सीमेंट होता क्या है, सीमेंट होता क्या है, ठीक है भाई। बीएमसी स्टार्ट विथ सीमेंट, ठीक है। देखो सीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट के लिए अपने को देखो सीमेंट भी पढ़ना है, उसके बाद कंक्रीट, तो सीमेंट दोनों जगह पे आएगा, तो सीमेंट इंपॉर्टेंट। अब सीमेंट होता क्या है, खुद सीमेंट क्या है? सीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो क्या है, जिसके अंदर एडेसिव प्रॉपर्टी भी है और कोएसिव प्रॉपर्टी। कैसा मटेरियल? जिसके अंदर एडेसिव एंड कोएसिव प्रॉपर्टी हो। देखो राइटिंग थोड़ा मामला गड़बड़ है और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो एडेसिव और कोएसिव का मतलब क्या होता है? एडेसिव का मतलब होता है किसी और से चिपके, और कोएसिव का मतलब होता है सेम से चिपके। जैसे कि अगर सीमेंट से चिपक रहा है, सीमेंट टू सीमेंट चिपक रहा है, तो क्या होता है? कोएसिव सीमेंट से। और अगर सीमेंट किसी और मटेरियल से, सीमेंट किससे चिपक रहा है? किसी और से, तो वो होता है एडेसिव, सीमेंट टू अदर, ठीक है। तो ये होता है एडेसिव। अब अपने सीमेंट का ये एडेसिव और कोएसिव नेचर कहाँ काम आता है? तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है जैसे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि कई छोटी छोटी यूनिट्स को मिलकर अपनी पूरी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है। अब वो छोटे छोटे जो चीजें हैं उनको आपस में कोई ना कोई जोड़ने वाला चाहिए ना, तो जोड़ने के लिए हमें कोई किसकी जरूरत पड़ती है? बाइंडिंग मटेरियल। अब मेनली जो हम बाइंडिंग मटेरियल काम में लेते हैं वो सीमेंट लेते हैं। वैसे तो हमारे पास लाइम भी होता है, जिप्सम भी होता है, पीओपी भी होता है, बट जो मेन बाइंडिंग मटेरियल है वो, या जो कह सकते हैं सबसे अच्छा होता है वो बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है? सीमेंट होता है। तो सीमेंट ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एडेसिव और कोएसिव प्रॉपर्टी दोनों ही होती है, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन बता दिया कि क्या होता है, इनका काम होता है जो छोटे छोटे जैसे ब्रिक्स को आपस में जोड़ दिया, सीमेंट एग्रीगेट्स को आपस में जोड़ दिया, कोर्स एग्रीगेट को जोड़ दिया, इन सबको आपस में जोड़ने का काम करता है अपना सीमेंट। अब सीमेंट बनता कैसे है या कितने टाइप का होता है? सीमेंट देखो जनरली 2 टाइप का होता है। जनरली क्या होता है, सीमेंट जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है हाइड्रोलिक सीमेंट, हाइड्रोलिक सीमेंट, और एक होता है नॉन हाइड्रोलिक। अब हाइड्रोलिक हमने कई चीजें वो पढ़ा है कि हाइड्रोलिक क्या होता है। हाइड्रोलिक का मतलब होता है कि जो सीमेंट वो अंडर वाटर सेट हो जाए, और ये अंडर वाटर डज नॉट सेट,
ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर वाटर सेट हो जाए यानी कि पानी के अंदर या पानी की प्रेजेंस में भी जो चीज सेट हो जाए या हार्ड हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक सीमेंट। और अगर हाइड्रोलिक सीमेंट अपने अंडर वाटर सेट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग, अगर सीमेंट अपने अंडर वाटर सेट नहीं हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक। देखो एग्जांपल देखा होगा नॉन हाइड्रोलिक में आपने पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोल रहा हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ लेता तो वो क्या है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है। और लाइम क्या होता है, अपना हाइड्रोलिक होता है। लाइम क्या होता है, लाइम भी 2-3 तरह का आते हैं ना, हाइड्रोलिक लाइम, नॉन हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, अंडर वाटर सेट हो जाता है। या फिर अपन इसमें कह सकते हैं ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। जो सीमेंट हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं वो कौन सा होता है, ऑर्डिनरी। अब देखो ऐसे तो कई 15-20 तरह, 30 तरह से ऊपर के सीमेंट अवेलेबल है मार्केट है, लेकिन हम जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की करेंगे। कुछ जो अलग सीमेंट की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मैं कुछ बात कर रहा हूं नॉर्मल इन अ जनरल वे तो मैं बात करूंगा ओपीसी की, ठीक है। तो अब क्या मैंने अभी क्या बोला, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल सीमेंट्स होते हैं अपने, एक तो होता है नेचुरल सीमेंट, कौन सा होता है, रोमन सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। नेचुरल सीमेंट कौन सा हो गया, रोमन सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये नेचुरल का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे रॉक्स हैं, ऐसे कुछ रॉक्स हैं जिनको हम लोग अगर ग्राइंड करें तो वो सीमेंट के तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसे कुछ रॉक्स हैं जिनके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नेचुरली अवेलेबल होती है। अब आर्टिफिशियल सीमेंट में ये आ गया, जो भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो ओपीसी वगैरह। अब तो सीमेंट में पूछ लेते हैं कि बेसिक क्या चीजें हैं, बेसिक सीमेंट किससे मिलके बनता है। तो सीमेंट बनता है अपने 2 कंपाउंड से। किससे, जनरली सीमेंट के लिए चाहिए 2 बेसिक, एक चाहिए अपने लिए आर्जिलेसियस, एक चाहिए आर्जिलेसियस कंपाउंड और दूसरा चाहिए अपने लिए, अपने को कैलकेरियस। सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, कैलकेरियस सीमेंट, कैलकेरियस कंपाउंड्स। अब आर्जिलेसियस कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें क्ले या एल्यूमिना ज्यादा हो, क्ले प्रीडोमिनेंट। क्ले जिसमें प्रीडोमिनेंट होती है उनको हम लोग बोलते हैं आर्जिलेसियस, ठीक है। और जिसमें कैल्शियम प्रीडोमिनेंट हो यानी कि अपने लाइम प्रीडोमिनेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरियस प्रीडोमिनेंट, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में पाया जाए। प्रीडोमिनेंट का मतलब है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो क्ले अगर ज्यादा पाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्जिलेसियस, और अगर अपना लाइम ज्यादा पाया जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं कैलकेरियस। अब जनरली कैल्शियम होता है ना, लाइम का फॉर्मूला CA होता है, तो उसको हम लोग कैलकेरियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अगर और एग्जाम्पल की बात करूं तो क्ले हो गया, शेल हो गया, ठीक है। इधर मैं बात करूं कैलकेरियस में तो अपना लाइम हो गया, चौक हो गया, ठीक है, लाइम स्टोन हो गया, लाइम स्टोन से ही लाइम बनता, खैर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक होता है मार्ल, एक होता है मार्ल। मार्ल का क्या मतलब होता है, मार्ल इज ए टाइप ऑफ सॉइल भी होता है, या एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग क्या, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, ये मरीन में, समुद्र के अंदर, सी बेड में पाया जाता है जनरली। क्यों, क्योंकि देखो नाम क्या है, मार्ल, यानी कि मर आ रहा है इसमें, यानी कि किसी के मरने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं मार्ल। अब मरने के बाद क्या है, समुद्र में क्या होता है कि जो जितनी भी मछलियां वगैरह होती है वो वहां मर गई, उनके अंदर हड्डियां तो होती है। अब हमने कोई वहां से हड्डियां ले जाके हरिद्वार में विसर्जन तो करा नहीं, जला के विसर्जित तो करा नहीं, तो वो हड्डियां वहीं रह गई। तो बाद में क्या होता है, उनमें डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होने के कारण वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और बाद में वहीं डिपॉजिट रह जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्ल, ठीक है। तो उसमें कैल्शियम, अपने हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम बहुत होता है। घर वाले बोलते हैं दूध पियो हड्डियां मजबूत होगी, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइम की। केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है लाइम का, लाइम का, सीमेंट का। सीमेंट का अब बेसिक केमिकल कंपोजिशन देखें। अब केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि किन किन से मिलके सीमेंट बनता है, किन किन से मिलके सीमेंट बनता है। तो अब मैं आपको 7-8 नाम लिखाऊंगा, वो 7-8 नाम, उनके फंक्शन लिखाऊंगा, परसेंटेज लिखाऊंगा, डेफिशिएंसी और एक्सेस से क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें होगी, ठीक है। क्या क्या लिखाऊंगा, फंक्शन लिखाऊंगा, परसेंटेज लिखाऊंगा, रेंज, और एग्जैक्टली जनरली कितना होता है वो, और अपने उनके डेफिशिएंसी और एक्सेस से क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लाइम की। लाइम को हम लोग लिखते हैं CaO, ठीक है, CaO।
अब इसका काम होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ये क्या कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस। और जनरली ये जो होता है 60 से लेके 65% के बीच में होता है। जनरली जो परसेंटेज होता है इसके 60 to 65, ठीक है, रेंज जो है इसकी 60 to 65, और जनरली हम लोग ये लेते हैं 62 या 63%। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लाइम का काम क्या होता है, वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस। स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो मतलब बाइंडिंग, जो बाइंड कितना अच्छे से उनको आपस में रोक के रखेगा, बांध के रखेगा। अब देखो जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे ब्रिक्स हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट, उनको नहीं बांधेंगे, सब अलग अलग रहेंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, टूट जाएगा। हमने बचपन से सुना है कि संगठन में शक्ति है, अकेले में कोई मतलब नहीं। तो संगठन कैसे बना, उन सबको आपस में हमने बांध दिया, और वो बांधने का काम कौन करता है, सीमेंट। और सीमेंट के अंदर वो बांधने का काम कौन करता है, अपना लाइम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लाइम। अब ये साउंडनेस का मतलब क्या है कि उनको सीमेंट को बजाएंगे तो आवाज आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना तो ये खुद हमको आवाज देता है, ना इसको ठोकने पीटने में कोई आवाज करता है। तो साउंडनेस का मतलब है, साउंडनेस का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज। क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज, यानी कि वॉल्यूम चेंज को रोकना, रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज, रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज। ठीक है, ये काम होता है साउंडनेस। कोई पूछ ले डेफिनेशन क्या होता है, तो रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम चेंज। अब अपना ये जो है ना लाइम, इसका एक काम को छोड़ के बाकी सब काम गलत है। एक काम को छोड़ के बाकी सब काम गलत है। वो अच्छा काम क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, इसके अलावा जितने काम है वो गड़बड़। अब साउंडनेस ये क्या करता है, ये सीमेंट को एक्चुअली अनसाउंड बनाता है। अगर ज्यादा होगा तो सीमेंट को क्या करेगा, अनसाउंड करेगा। अनसाउंड का मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा। वॉल्यूम चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा कि ठीक है। तो ये क्या करता है, सीमेंट को अनसाउंड करता है। कब, जब एक्सेस में होगा। ठीक है, और अपन लिख सकते हैं अगर डेफिशिएंसी होगा, ये तो हो गया एक्सेस। अगर डेफिशिएंसी हुआ तो क्या करेगा, एक तो स्ट्रेंथ कम देगा और अपने क्या होगा, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। अब देखो ये जितनी चीजें लिख रहा हूं ना मैं बेटा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आपको एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे वैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बनाओगे नोट्स, देखो ऐसे तो मैं नोट्स दे दूंगा मेरे खुद के लिखे हुए, पर उसका कोई फायदा नहीं आपको। आपको फायदा तभी होगा जब आप अपने नोट्स खुद बनाओगे। ठीक है, तो अपन ने बात कर लिया, क्या बात कर लिया कि लाइम का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सीमेंट को अनसाउंड करेगा, और डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। अब ये सेटिंग टाइम क्या है, देखो सीमेंट में दो चीज अपने को याद रखना है, एक तो सेटिंग टाइम और एक स्ट्रेंथ। ठीक है, सेटिंग का मतलब होता है सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है। सेटिंग टाइम का मतलब, सेट होने का मतलब है, सेट का मतलब है स्टार्ट्स लूजिंग प्लास्टिसिटी, यानी कि जो वो लिक्विड टाइप में बहता है, लिक्विड या प्लास्टिक जो नेचर है उसका, जो मिक्सचर है मोर्टार का, जो मसाले का जो नेचर है वो क्या होता है, प्लास्टिक नेचर होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जैसे जैसे वो सेट होने लगेगा, यानी कि हार्ड होने लगेगा, सेट का मतलब हार्ड होने लगेगा, तो क्या करेगा, अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है। प्लास्टिसिटी लूज करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा हार्ड हो जाता है। तो ये सेटिंग टाइम दो तरह का होता है, एक तो जहां पर प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, और एक जहां पर प्लास्टिसिटी कंप्लीटली लूज कर देता है। जहां पर स्टार्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, और जहां पर प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, प्लास्टिसिटी एंड हो जाती है उसकी पूरी तरह से, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेटिंग का मतलब क्या है, जहां पर सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है जहां पर सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करता है। तो ये क्या करता है, अगर एक्सेस मतलब डेफिशिएंट होगा तो ये क्या होगा, सेटिंग टाइम क्या होगा, उसमें कम आएगा। ठीक है, सेटिंग टाइम क्या आएगा, मतलब ज्यादा आएगा। सेटिंग टाइम क्या, सॉरी, कम कर देगा। अगर डेफिशिएंट होगा तो सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा, और स्ट्रेंथ को भी कम कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है अपना सिलिका। क्या होता है, सिलिका को हम लोग लिखते हैं SiO2। सिलिका को हम लोग कैसे लिखते हैं, SiO2। ठीक है, अब ये चीजें मिटा देता हूं। सिलिका को हम लोग लिखते हैं SiO2। अब इसका काम क्या है, इसका काम भी स्ट्रेंथ का ही है। ये भी क्या देता है, अपने को स्ट्रेंथ ही देता है, गिव्स
स्ट्रेंथ, गिव्स स्ट्रेंथ। अब ये जो जनरली होता है ये होता है 17 से 25%, 17 से 25%, और ऑन एन एवरेज हम लोग 22% के आसपास लेते हैं। जनरली क्या रेंज जो है इसकी 17 से 25%, हम लोग जनरली ओपीसी की बात कर रहा हूँ, जनरली का मतलब मैं ओपीसी की बात कर रहा हूँ, तब हम लोग जनरली क्या लेते हैं 22% के आसपास। अगर ये डेफिशिएंट होगा, अगर मान लो डेफिशिएंसी हो गई अगर सिलिका की, तो क्या हो जाएगा स्लो सेटिंग, क्या करेगा स्लो सेटिंग, यानी कि जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। देखो स्लो सेटिंग का मतलब क्या है कि वो जो सीमेंट है वो सेट होना मुश्किल से लेट होएगा, लेट सेट होएगा, यानी कि क्या हो रहा है कि टाइम क्या है, सेटिंग टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। कब? जब अपना सिलिका कम होता है, ठीक है, कॉजेज स्लो सेटिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिना की। थर्ड मैं बात करूंगा एल्यूमिना। अब एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। अब एल्यूमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी और क्विक सेटिंग, इम्पार्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब ये जनरली कितना परसेंट होता है, ये होता है 3 से 8%, ये कितना होता है जनरली 3 to 8%, हम लोग लेते हैं लगभग 5-6%, ठीक है, लगभग 5-6%, कहीं कहीं पे 5 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 6 लिखा होता है। और किसके लिए एल्यूमिना रेस्पॉन्सिबल होता है, क्विक सेटिंग और प्लास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर एक्सेस होगा, अगर ये अति हो जाएगा, अब अपन ने बचपन से पढ़ा अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति हर जगह नुकसान देता। किसी भी चीज की शक्कर ज्यादा खा लोगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा पढ़ लोगे तो पागल हो जाओगे, तो ये सब चीजें है ना, जरूरत का ही पढ़ना इसलिए। तो एक्सेस से क्या होगा, एक्सेस से क्या हो जाएगा, लोवर्स द स्ट्रेंथ, क्या कर देगा स्ट्रेंथ को, लोवर्स द स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़ लिया, ये तीनों क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग इनको याद करते हैं लीजा। कैसे याद करते हैं, लीजा, लाइम सिलिका एल्यूमिना, परसेंटेज ऐसे याद करना है लीजा के नाम से। यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी जो है अपने इतने मेन कंपोनेंट्स नहीं होते, बाकी पढ़ना तो अपने को सारे ही हैं। इनके बाद में 4th नंबर पे अपने पास आता है आयरन ऑक्साइड। 4th पे कौन आता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है भाई। 4th नंबर पे हो गया अपना आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3, कौन है Fe2O3। अब इसका काम क्या होता है कि जितने भी अपने ये सारे थे इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और कलर देता है, गिव्स कलर एंड हेल्प्स इन फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है कि ये जब सीमेंट हम लोग बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो ये सब क्या होता है, इन सबको आपस में मिक्स करने का, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में कौन हेल्प करता है, आयरन ऑक्साइड। यानी कि कह सकते हैं कि घर में जैसे कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उन सब बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए एक अपने को मजबूत व्यक्ति चाहिए, तो वो मजबूत व्यक्ति कौन है, ये आयरन ऑक्साइड। ये क्या करता है, इन सबको बांध के रखता है कि तुमको यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं, तुमको आपस में मिलजुल के रहोगे तो ही होगा। या कह सकते हैं कि दादाजी ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि भाई मिलजुल के रहोगे तो सबको कुछ न कुछ मिलेगा, नहीं तो किसी न किसी ट्रस्ट को दे देंगे। तो ये उनके दादाजी के पोते या बेटे हैं, ये आपस में मिलजुल के रहेंगे, और ये कह सकते हैं वसीयत है एक तरह से, ठीक है। तो ये काम, इनको आपस में मिलाने का काम कौन करता है, अपने आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर एंड हेल्प्स इन फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन इन सब का डिफरेंट एग्रीगेट्स। अब इसका जो परसेंटेज होता है वो भी 0.5 से 6%, वो कितना होता है, लगभग 0.5 to 6%, और जनरली हम लोग लेते हैं 4%, जनरली हम लोग लेते हैं 4%। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे अपना जिप्सम। 5वें पे आता है जिप्सम, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, या इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस इसलिए क्योंकि हाफ H2 होता है, और कैल्शियम सल्फेट तो यही है ही। अब ये काम क्या करता है अपना जिप्सम, क्या काम करता है, जिप्सम का क्या काम होता है, इंक्रीजेस सेटिंग टाइम, इंक्रीजेस इनिशियल सेटिंग टाइम,
इनिशियल सेटिंग टाइम। अब क्या होता है कि देखो एल्यूमिना का क्या काम होता है कि एल्यूमिना क्या करता है, फटाफट क्या करता है आपस में मिक्स करके जल्दी से सेट करता है पार्टिकल्स को। अब वो सीमेंट को जल्दी सेट करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जल्दी सेट हो जाता है, तो हमको क्या है कि उस सीमेंट को जो काम में लेना है, एक जगह से दूसरी जगह उसको जो काम में लेना है, प्लेस करना है, वो प्लेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लेस करने के लिए हमको टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम हमको किसकी वजह से मिल जाता है, ये अपने जिप्सम की वजह से। जिप्सम की वजह से क्या होएगा कि जो स्लो अपने सीमेंट की जो सेटिंग है उसको क्या कर देता है, उसकी जो स्पीड है एक्सीलरेट होने की बजाय उसको रिटार्ड कर देता है, स्पीड को कम कर देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है इनिशियल सेटिंग टाइम। तो अपन कह सकते हैं रिटार्ड कर देता है किसको, सेटिंग ऑफ सीमेंट को। सेटिंग ऑफ सीमेंट को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, यानी कि स्लो डाउन कर देता है। अब इसकी जनरली अपने परसेंटेज होता है 2 से 5% के बीच में, जनरली 2 से 5%, पर हम लोग मैक्सिमम केसेस में 3% ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने 5 नंबर। अब आया अपने मैग्नीशिया। अब मैंने जो इनको लिख रहा हूं ना लाइन से, ऐसे लिख रहा हूं परसेंटेज डिक्रीज ऑर्डर में, परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं 6ठे नंबर पे मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया क्या होगा, MgO, मैग्नीशिया हो गया अपना MgO। मैग्नीशिया का काम क्या होता है, अब देखो इसने जो कलर दिया, किसने कलर दिया, आयरन ऑक्साइड ने। ये कलर दिखता किसकी वजह से, वो दिखेगा अपने मैग्नीशिया की वजह, यानी कि इम्पार्ट्स कलर, इम्पार्ट्स कलर, इम्पार्ट्स कलर। कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर आए, वो तो ठीक है, नंबर आए खुद की वजह से, वो मान लो आयरन ऑक्साइड हो गए, पर उसको हेल्प किसने करी अच्छे नंबर लाने में, उसके टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों ने, जिसने भी उसकी मदद करी, तो वो मददगार जो हो गए वो हो गए मैग्नीशिया, और वो खुद हो गया आयरन ऑक्साइड। यानी कि कलर है, नंबर लाया तो बच्चा ही है, लेकिन मदद किसने करी, इन्होंने। तो यहाँ पे मैग्नीशिया क्या करता है, इम्पार्ट्स कलर, यानी कि कलर दिखता जो है मैग्नीशिया की वजह से ही है। ठीक है, और ये और साथ में क्या काम करता है, इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस, कलर एंड हार्डनेस। जो सीमेंट हार्ड हो जाता है पानी के कांटेक्ट में आने के बाद, वो भी इसी की वजह से होता है। अब मान लो ये भाई साहब एक्सेस में हो गए, अगर ये एक्सेस में हो गए, अति, फिर अति खराब है, अगर खराब हो गए तो क्या हो गए, कॉजेस क्रैकिंग, कॉजेस क्रैकिंग ऑफ सीमेंट, कॉजेस क्रैकिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट में क्या आ जाएगा, दरारें आ जाएगी, और मेक्स अनसाउंड, मेक्स सीमेंट अनसाउंड। अनसाउंड का क्या मतलब हो गया, वही कि वॉल्यूम चेंज क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, काफी ज्यादा, सीमेंट का वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा। अब ये जनरली 1 से 4% के बीच में काम में लेते हैं, और इन मैक्सिमम केसेस 2%। ठीक है, अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 से 4 भी कह सकते हैं, या 0.5 से 4 भी कह सकते हैं इसको, है ना, पर मैक्सिमम हम लोग 2% लेते हैं, इससे ऊपर नहीं। अब ये सारे तो देखो 6 चीजें थी, वो तो जरूरी थी। अगर हम लोग कभी कभी जिप्सम भी नहीं डालते, जिप्सम अगर नहीं डालेंगे तो सेटिंग टाइम होगा बहुत कम होगा, तो कई जगह पे जिप्सम यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है। ये 5 चीजें ही होती है, तो ये 5 तो महत्वपूर्ण हो गया। जिप्सम क्या हो गया कि अपने को सेटिंग टाइम बढ़ाना ही होता है, सेटिंग टाइम तो बढ़ाना पड़ता ही है, इसलिए हमको जिप्सम की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया। अब मैग्नीशिया के बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो साथ में बन जाती है, जैसे एल्कली, एल्कली यानी कि सोडा एंड पोटास, सोडा एंड पोटास। अब सोडा का फॉर्मूला होता है Na2O, Na2O, और पोटास का होता है K2O। ठीक है, सोडा एंड पोटास। अब एल्कली का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये रेसिड्यूज होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें, रेसिड्यूज, इनसे एक्स्ट्रा जो चीजें बन जाती है वो होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर के नीचे कुछ व्हाइट लाइनिंग्स आ जाती है। क्या आ जाती है, स्ट्रक्चर के नीचे व्हाइट लाइनिंग्स आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, अगर वाटर में या सीमेंट में किसी में भी ये एल्कलीज प्रेजेंट होंगे तो व्हाइट लाइनिंग आ जाती है, एक फ्लफी स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, और व्हाइट लाइनिंग आ जाती है, हाथ लगाते ही नीचे गिर जाता है वो। तो वो होता है अपने कॉजेस इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस क्या करता है, इफ्लोरोसेंस कॉज करता है, फ्लफी स्ट्रक्चर बना देता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना देता है, उसकी वजह से इफ्लोरोसेंस एंड क्रैकिंग। अब इफ्लोरोसेंस होता है तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो एल्कली जनरली 1% से कम होने चाहिए, तो 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, 1% से ऊपर नहीं लेते। फिर आता है अपना लास्ट सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या आता है लास्ट नंबर पे, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। लास्ट नंबर पे आ रहा है अपना सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी कि SO3। अब ये SO3 का काम क्या होता है, ये भी सीमेंट को अनसाउंड करता है, मेक्स सीमेंट अनसाउंड। क्या करता है, अनसाउंड, यानी कि ये भी वॉल्यूम चेंज ज्यादा कराता है। अब ये भी भाई साहब 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी भाई साहब 1% ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन जनरली होते हैं 0.2 से 0.5 से 2%, है ना। पर अगर 1% से ज्यादा है तो फिर उनकी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज काफी ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये सारे अपन ने पढ़ लिए कि केमिकल कंपोजिशन क्या, इन लगभग 7-8 चीजों से मिलकर अपना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि OPC बनता है। इनका फंक्शन पढ़ लिया, एक्सेस से क्या होगा परसेंटेज पढ़ लिया, डेफिशिएंसी से क्या होगा सब हमने पढ़ लिया। अब एक चीज आती है कभी कभी, ये जो रेट ऑफ सेटिंग, मैंने बार बार सेटिंग बोला है कि इस रेट ऑफ सेटिंग को रेगुलेट कौन करता है। भाई कंट्रोलर तो होगा कोई ना कोई, कि अपन ने बात कर लिया कि कुछ की वजह से बढ़ रही है रेट ऑफ सेटिंग, कुछ की वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है। कुछ को बढ़ाने से बढ़ गई रेट ऑफ सेटिंग, कुछ को बढ़ाने से कम हो गई, तो ये रेगुलेटर भी तो चाहिए। तो रेट ऑफ सेटिंग को रेगुलेट करता है, रेट ऑफ सेटिंग को रेगुलेट करता है रेशियो ऑफ सिलिका टू द एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, यानी कि सिलिका अपॉन में Fe2O3 प्लस Al2O3 का जो रेशियो होता है वो रेगुलेट किसको करता है, रेट ऑफ सेटिंग को रेगुलेट्स रेट ऑफ सेटिंग कौन करता है, ये वाला रेशियो इसको सेटिंग को रेगुलेट करता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब एक हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, जब भी वाटर के साथ सीमेंट रिएक्शन करता है तो कुछ न कुछ हीट निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये सब मैं आगे वैसे बताऊंगा हाइड्रेशन क्या होता है, लेकिन अभी एक डिटेल की बजाय हम शॉर्ट में देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या मतलब है। कि जब भी कोई दो कंपाउंड आपस में पानी की वजह से, पानी में कोई चीज मिल रही है और मिलने की वजह से अगर रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने से अगर हीट जनरेट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी, कैसे रेगुलेट होगा। इस पे देखो, ये जो चीजें लिखा रहा हूं ना, इन पे सवाल आए हुए हैं और आते हैं, तो सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन मेरे को कम चाहिए, यानी कि कंट्रोल, यहां लिख देता हूं मैं, कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन, मैं क्या करूंगा, सिलिका जो होगा SiO2 को इंक्रीज कर दूंगा अप टू 21%। मतलब सिलिका मैंने 21-22%, मैंने 22% लिखा था, तो मैं अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन को, मेरे को हीट ऑफ हाइड्रेशन को अगर कंट्रोल करना है तो मैं सिलिका बढ़ा दूंगा और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड को लिमिट कर दूंगा अप टू 6%। लिमिट शुड बी लेस देन 6% ईच, यानी कि दोनों 6% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो एल्यूमिना का अपन ने कितना पढ़ा था, लगभग 5% पढ़ा था, यानी कि 6% से ज्यादा, तब भी दोनों, ये पढ़ा था 4%, ये पढ़ा था 5%, तो इससे ज्यादा होने नहीं चाहिए। 6% से ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं होने चाहिए अगर मेरे को हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करना है। अगर अब ये देखो, अगर मेरे को कंट्रोल करना है सल्फेट अटैक। अब ये सल्फेट अटैक क्या होता है कि जो अपने एनवायरनमेंट में जो सल्फेट वगैरह प्रेजेंट है, या फिर क्या होता है, वेस्ट वाटर जब होता है ना, कि जो कीचड़ वगैरह, सीवर वाटर जो होता है, उसमें सल्फेट की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। तो क्या होता है, सल्फेट की फिर क्या करता है, सीमेंट वगैरह पे अटैक करता है। तो कंट्रोल करना है सल्फेट अटैक को, तो उससे भी क्या होता है, सल्फेट अटैक की वजह से क्या हो जाता है, अपने स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो टू कंट्रोल सल्फेट अटैक, अब सल्फेट अटैक कंट्रोल करने के लिए भी अपने को क्या करना है, सिलिका को इसको बढ़ा देना है अप टू 24%, सिलिका को इंक्रीज करना है अप टू 24% तक, और इन दोनों को मेरे को 4% ले आना है। एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड को मेरे को 4% से ऊपर नहीं करना है ईच, 4%, लेस देन 4% ईच, यानी कि कोई भी 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब एक चीज हमने पढ़ी थी एल्कली। अब ये एल्कली का क्या होता है, एल्कली क्या करता है, एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम, एक्सीलरेट द सेटिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एल्कली का यहां लिख लेते हैं। एल्कली क्या करता है, अपने जो रेजिड्यू था, एक्स्ट्रा था, यानी कि सोडा और पोटास एक्स्ट्रा चीज थी, ये क्या करता है, एक्सेलरेट्स द सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है भाई साहब, ये अपने को 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और पॉइंट, साउंडनेस पढ़ा था अपन ने। साउंडनेस किस की वजह से होता है, एक अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले एक तो लाइम पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था मैग्नीशिया, और उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि सल्फेट। तो इन 3 की प्रेजेंस से, सल्फेट या सल्फर लिख सकते हैं, इन 3 की प्रेजेंस होगी तो सीमेंट क्या होगा, अनसाउंड होगा अपना। इन 3 के अगर लिमिट से बाहर हो गए, यानी कि औकात से ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट अपने अनसाउंड हो जाएगा, सीमेंट क्या हो जाएगा अपना अनसाउंड, यानी कि वॉल्यूम चेंज क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। अब देखो क्या होगा कि मैंने क्या बोला कि सीमेंट कैसे बनेगा, इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे आपस में मिलाते हैं। और मिलाते टाइम हेल्प कौन करेगा, फ्यूजन में हेल्प कौन करेगा, अपने आयरन ऑक्साइड बोला था, दादाजी ने वसीयत लिख दी, साथ रहोगे तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो ट्रस्ट को चला जाएगा, वो वाली बात है। कई पुरानी मूवीज में होता था ना ऐसे कि ख्याल रखोगे मेरे बच्चों का तो पैसा, नहीं तो नहीं। तो अब ये जो केमिकल थे अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक रॉक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर, यानी कि कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर। क्या बोलते हैं, क्लिंकर। तो क्लिंकर में क्या क्या होंगे, क्लिंकर कंपोजिशन, क्लिंकर कंपोजिशन। अब देखो मैंने क्या बोला, ये जितने भी थे आपस में इनको मिलाया, हाई टेम्परेचर, जनरली होता है टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से पढ़ेंगे टेम्परेचर कितना होता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है। तो क्लिंकर बनता है, क्या बनता है, कुछ बड़ा सा कुछ पत्थर टाइप का, बड़े बड़े पत्थर बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लिंकर्स। ठीक है, उन क्लिंकर्स को बाद में जब हम लोग पल्वराइज कराते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है सीमेंट। एक्चुअली जो हमको सीमेंट फाइन पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो इन्हीं क्लिंकर्स को जो हीट कराते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस, बाद में क्लिंकर मिलता है, उनको ग्राइंड करने पे हमको क्या मिलता है, अपने सीमेंट मिलता है। ठीक है, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा कैल्सिनेशन। लाइम स्टोन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग गर्म करें तब भी हमें क्या मिलता है, सीमेंट क्लिंकर्स मिलते हैं। किसको कैल्सिनेशन करते हैं, तो कैल्सिनेशन किसको करना है, लाइम स्टोन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे किसी को गर्म कर दो, जला दो। तो अब सीमेंट क्लिंकर हमको, अब जो सीमेंट क्लिंकर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बोक्स कंपाउंड में। क्या बोलते हैं, बोक्स कंपाउंड। अब ये 4 तरह के बोक्स कंपाउंड होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है C3S, फिर होता है C2S, फिर होता है C3A, फिर होता है C4AF। अब आप बोलोगे सर ये क्या खेल है ऐसा। C3S का मतलब हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये हो गया C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और C4AF टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, अब कभी कभी इनके फॉर्मूले पूछ लेते हैं। तो C3S का फॉर्मूला होता है 3CaO.SiO2, 3CaO.SiO2। C2S का फॉर्मूला होता है 2CaO.SiO2। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है 3CaO.Al2O3। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट का होता है 4CaO.Al.Fe2O3। ये फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूला पे भी आते हैं, जनरली तो इनको इन्हीं नाम से बोलते हैं या फिर ये। ठीक है, अब इनके एक और नाम होते हैं, इसको बोलते हैं ए लाइट, इसको बोलते हैं ए लाइट। ये होता है अपना बी लाइट, ये होता है सी लाइट। तो अब आप बोलोगे ये हो जाएगा डी लाइट, नहीं, ये हो जाएगा एफ लाइट। ठीक है, ए लाइट, बी लाइट, सी लाइट और फे लाइट, ये 4 होते हैं। ठीक है, अपने को ये ध्यान में रखने हैं। फॉर्मूले C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaO.SiO2 ए लाइट बोलते हैं। फिर होता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO.SiO2 बी लाइट। फिर होता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO.Al2O3 सी लाइट।
फिर होता है C4F टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड 4CO.Al.Fe2O3, इसको बोलते हैं फेलाइट। ठीक है, इनको बॉक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ये क्लिंकर में बनते हैं। अब ये कौन सा कितना बनेगा वो डिपेंड करता है। अपना जो सीमेंट था उसमें हमने जो 8 चीजें मिलाई थी, वो चीजें कितने परसेंटेज में मिलाई, उन परसेंटेज में, इनकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट है, उनके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है कि ये कितने परसेंट बनेगा। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपना ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल में सबसे पहले C3S से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने को इनके नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है, एक बार पढ़ लिया। ठीक है, C3S अब जनरली ये जो होता है 25 से 50% के बीच में होता है, 25 to 50%। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 25 से 50%। हम लोग जो लेते हैं जनरली 40%। जनरली जो होता है OPC की बात कर रहा हूं, जनरली 40%, रेंज जो होती है 25 से 50%। अब ये जो होता है C3S होता है बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। क्या होता है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, यानी कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल ये बेस्ट होता है। चारों में सबसे पूछ लेता है बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब C3S अगर होगा ज्यादा तो इसकी वजह से हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि पानी के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो जो हीट निकलेगी काफी ज्यादा निकलेगी, और वो कितनी निकलेगी, 500 जूल पर ग्राम। कितनी, 500 जूल पर ग्राम निकलती है। कितनी निकलती हीट, 500 जूल पर ग्राम निकलती है। ठीक है, अब एक और चीज, अभी इसकी जो रिएक्शन होती है वो भी फास्ट होती है। तो हाइड्रेट्स रैपिडली, बहुत फास्ट हाइड्रेशन करता है, इनकी पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। और इसी अगर ये ज्यादा होगा तो सीमेंट को ग्राइंड करने में इजीनेस रहेगा, इजी टू ग्राइंड। अगर ये ज्यादा होगा तो सीमेंट क्या रहेगा, इजी टू ग्राइंड। यानी कि उसको हमने क्या बोला कि क्लिंकर है, क्लिंकर को जब ग्राइंड करेंगे या पल्वराइज करेंगे तभी सीमेंट मिलेगा। तो अगर C3S ज्यादा होगा तो हम उसको आसानी से ग्राइंड कर पाएंगे, इनकी फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। रेजिस्टेंस इसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस सीमेंट जो होता है रेजिस्टेंस करता है किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या है कि पानी जमना और पानी का मेल्ट होना। तो ये क्या कहां पर होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर हम लोगों का ये जो सीमेंट है वो ज्यादा टाइम ले रहा है सेट होने में, यानी कि हार्ड होने में ज्यादा टाइम लेगा, तो जो उसके अंदर पानी है वो क्या होगा, जम जाएगा। अब जम जाएगा तो बाद में जब कभी टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या होगा, मेल्ट होएगा, या फिर इसके खुद रिएक्शन की वजह से हीट जो निकल रही है उसकी वजह से पानी मेल्ट होएगा, तो बाद में दिक्कत देता है। तो ये क्या होगा, ये अगर ज्यादा होगा C3S तो क्या करेगा, इसको जल्दी हाइड्रेट कराएगा, जल्दी हाइड्रेट कराएगा, इनकी रिएक्शन करा रहा है, अंदर का पानी जो है वो जल्दी खत्म कर देगा ये खुद। अब ये जल्दी पानी खत्म कर देगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है, तो ये आपने को ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग किस वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, अब सीमेंट की जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये। इसी की वजह से सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ आती है। यानी कि जनरली जो शुरुआत की 7 दिन की होती है, 7 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो तो कंप्लीटली इसी की होती है। स्टार्टिंग के 7 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्लीटली किसकी वजह से होती है, C3S की वजह से। तो शुरुआत की जो स्ट्रेंथ होती है कौन देता है अपने को, C3S। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोगों को देखना है कि अगर मैं इसको बढ़ा दूं, रेज कर दूं, यानी कि रेजिंग ऑफ C3S, अगर मैंने C3S को बढ़ा दिया तो मेरे क्या हो जाएगा, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी। देखो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट, ये क्या बढ़ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गई, इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि अगर 1 ग्राम 500 है तो मान लो 5 ग्राम हो गए, पहले 4 थे 5 ग्राम हो गए, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गई। तो इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर भी इंक्रीज हो जाती है। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर
इंक्रीजेस, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। यानी कि पानी के अंदर वो सीमेंट मिक्स होगा कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा, वो किसकी वजह से होता है? इसकी C3S की वजह से। अगर C3S बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर आसानी से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा। तो ये चीज है अपने। उसके बाद मेरे को सेकेंड टॉपिक अब पढ़ना है मेरे को C2S। अब देखो परसेंटेज क्या होगा C2S, ये भी होता है लगभग 25 से लेकर 40%। ये कितना होता है? 25 से 40%। और जनरली हम लोग लेते हैं 32%। जनरली हम लोग कितना लेते हैं? 32%। और ये कोई अपने बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल नहीं होता। फिर देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसकी रहती है हीट ऑफ हाइड्रेशन लो। हीट ऑफ हाइड्रेशन लो रहती है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरली कितनी? 260 जूल पर ग्राम। देखो 260 जूल पर ग्राम इतनी ही रहती है। अब हाइड्रेट्स रैपिडली नहीं होगा। इसका देखो C2S और C3S एक दूसरे के लगभग ऑपोजिट है। C2S और C3S लगभग क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर C3S रैपिडली हाइड्रेट हो रहा था तो ये क्या होगा? हाइड्रेट्स स्लोली। अब वो क्या कर रहा था? इजी टू ग्राइंड कर रहा था। अगर ये ज्यादा होगा तो मेक्स सीमेंट हार्ड टू ग्राइंड। जो क्लिंकर होगा मेड सीमेंट की जगह मेक्स क्लिंकर हार्ड टू ग्राइंड। यानी कि देखो उल्टा, जो काम C3S कर रहा था ना उसका जस्ट ऑपोजिट काम कौन करेगा? C2S। यानी कि आपको घर वालों ने बोला पढ़ो, आप जाके बाहर मजे कर रहे हो, तो ऐसा काम ये करता है। अब ये बढ़ाता है C3S, देखा अपन ने, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये जो होता है रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक होता है। कहां होता है? रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। और अगर C3S बढ़ा दिया ना मैंने, देखो C2S बढ़ाने से तो मेरा रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक बढ़ जाएगा, और C3S बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? केमिकल अटैक के प्रति कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी पूछ लेते हैं कि C2S की वजह से तो रेजिस्टेंस होता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट अच्छा, लेकिन C3S से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपना जो C2S और C3S जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो दोनों ही लाइम निकालते हैं। लाइम कैसा? क्विक लाइम CaOH। कैसा लाइम? क्विक लाइम CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक क्या करता है? बहुत कम CaOH प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है C2S बहुत कम लाइम प्रोड्यूस करता है, और जो C3S होता है बहुत ज्यादा लाइम प्रोड्यूस करता है। अब बहुत कम करेगा। अब लाइम क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्विक लाइम है तो रिएक्टिव भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा? केमिकल्स कोई भी जो भी आएगा उससे रिएक्शन। तो अब C2S ने तो क्या करा? बहुत कम दिया अपने को, तो कम ही होगा, केमिकल्स कम अटैक कर पाएंगे। लेकिन C3S क्या होता है? बहुत ज्यादा दे देता है, तो बहुत ज्यादा केमिकल अटैक पॉसिबल है। अब C3S ने अपन ने क्या लिखा था? रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ये है रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ। रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ लगभग 1 ईयर। लगभग कितनी हो गई? लगभग 1 ईयर। जनरली 28 दिन के बाद बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैंने रेजिंग ऑफ C2S कर दिया, रेजिंग ऑफ C2S करा तो मेरा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड डिक्रीज हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट भी कम हो जाएगा। एक तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि इसकी 260 आती है। और दूसरा क्या होगा? रेट ऑफ हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोनों में एक चीज और पूछ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो होता है C2S, इसकी वजह से लेटर स्ट्रेंथ आती है, यानी कि 1 साल के बाद, और C3S से आती है अर्ली स्ट्रेंथ। तो पूछ लेता है कि 1 साल के बाद दोनों की वजह से कितनी कितनी स्ट्रेंथ आती है? तो लगभग बराबर आती है। ठीक है, दोनों के बाद में लगभग कितनी आती है? स्ट्रेंथ बराबर आती है 1 साल बाद में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे C3A। अब C3A क्या होता है, उसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखो इन सब में जितने पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ना, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब C3A, तीसरे नंबर पे C3A कितना क्या होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो जनरली होता है अपने कितना होता है? 5 से 11%। ये होता है जनरली 5 से 11%, और हम लोग लेते हैं इसको जनरली 10% के आसपास। मतलब OPC में जो होता है ये जनरली 10% होता है। ठीक है। अब ये मैंने वहीं पे लिखाया था जहां पे एल्यूमिना लिखाया था रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, तो वो एल्यूमिना वाला क्विक सेटिंग तो यहाँ आएगा ना। तो ये है रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट यानी कि पानी मिलाया और सीमेंट जम गया, ये ऐसा काम करता है।
पानी मिलाते ही सीमेंट क्या होगा, अपना जम जाएगा, यानी कि सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी अपने को टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट। ठीक है, अब हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इससे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी वो भी बहुत ज्यादा, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती, लगभग 865 जूल पर ग्राम, 865 जूल पर ग्राम इससे हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। ठीक है, अगर अब देखो अपन ने एक और पढ़ा था, अब इसकी वजह से C3A को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑफ C3A, अब C3A अगर इंक्रीज कर दूंगा तो सल्फेट अटैक क्या बढ़ जाएगा, मेरा सल्फेट अटैक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सल्फेट अटैक इंक्रीजेस, यानी कि सल्फेट आसानी से अटैक कर सकता है, यानी कि मेरा सीमेंट क्या होएगा, मेक्स सीमेंट अनसाउंड, मेक्स सीमेंट क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मैंने एल्यूमिना का। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम चेंज जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, सल्फेट अटैक बढ़ाने का मतलब वही है, का वीकन्स स्ट्रेंथ, वीकन्स रेजिस्टेंस, इसके ब्रैकेट में लिख दो वीकन्स, यानी कि स्ट्रेंथ, जो रेजिस्टेंस होगा सल्फेट अटैक के प्रति उसको क्या कर दे, कम कर दे, वीकन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक क्या कर देगा, अपना स्ट्रेंथ को भी कम कर देगा, किसको कम कर देगा, लोअर्स द स्ट्रेंथ, लोअर्स द स्ट्रेंथ, लोअर्स द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज है, तो ये हो गया अपना C3A, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज के इस, तो ये भी लिख दो, ग्रेटर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है और हाई टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज भी होता है। तो ये सब हो गए अपने तीनों, C3S, C3A और C2S हो गए। अब मैं अपन बात करते थे लास्ट जो C4AF है। ठीक है, फोर्थ नंबर C4AF। अब C4AF की वजह से क्या होएगा और कितना परसेंट होता है जनरली। अब ये जो होता है C4AF रेंज जो होती है 8 to 14% होती है और जनरली हम लोग लेते हैं 9%। जनरली मतलब लेते क्या, जनरली 9% OPC में पाया जाता है, जो 9% के आसपास। ठीक है, ये भी रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट है, ये भी मतलब जहां पर एल्यूमिना आ जाए ना तो रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट तो होगा ही होगा। और ये तो उससे भी ज़्यादा रिएक्शन तेज फास्ट करता है, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ये करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट यही करता है। और ये सबसे पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है। ये क्या है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। बेस्ट कौन सा था, C3S था, और ये अपना क्या है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, ये ध्यान रखना है। तो C4AF अपना क्या है, बेकार है, पहला वाला अच्छा, लास्ट वाला बेकार, इसीलिए अपन इस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है वो निकलती है लगभग 420 जूल पर ग्राम। हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन 420, यानी कि ये 420, देखो इसके नाम में 420 आ रहा है तो पुअर तो हो गई, बेकार तो आदमी हो गई ये, इसलिए ऐसे याद रख सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 है, इसलिए ये क्या है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, चोर आदमी है, कोई काम का नहीं सीमेंट में ये। ठीक है, ये हो गया अपने अगर C4AF बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, C4AF अगर मैंने बढ़ा दिया, C4AF मान लो मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। ये हो गया अपने। अब कभी कभी एक कोई ग्राफ आता है, ग्राफ से समझाता हूँ इनकी जो स्ट्रेंथ होती है। ये एज ऑफ सीमेंट है, एज ऑफ, ठीक है, एज हो गया, डेज में लिख दो। ठीक है, और ये है इसकी, इस वाई एक्सिस पे क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किसमें, मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो C3S की जो होती है ना वो लगभग ऐसे होती है, और C2S ये आएगा, C2S ये हो गया, C3A ये हो गया, C4AF। C4AF देखो सबसे कम स्ट्रेंथ देता है, ये हो गया अपना C3A, ये हो गया अपना C2S और ये हो गया C3S। ये लगभग 1 साल के बाद में, 1 ईयर, यानी कि 365 डेज,
और ये लगभग देखो 180 दिन, ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये लगभग 180 डेज और ये लगभग अपना है 28 दिन। तो 28 दिन में काफ़ी कम होती है और ये 7 दिन में तो देख लो बाकी कुछ का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी कंपैरिजन पूछ लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, वैसे तो अपन ने सबका लिखा दिया, तो पूछ ले हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है अपने सबसे ज़्यादा C3A की पढ़ी, फिर अपन ने C3S की पढ़ी, फिर अपन ने C4AF की पढ़ी और फिर सबसे कम C2S की। C3A की कितनी पढ़ी 865, C3S की 500, C4AF 420 और C2S की 260। कभी कभी पूछ लेता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है C4AF, फिर करता है C3A, फिर करता है C3S और फिर करता है अपना C2S। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जितना भी आज के लेक्चर में हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ टेस्ट वगैरह, बाकी बहुत चीज़ें अभी पढ़ी, अभी तो अपना क्या हो बेसिक चीज़ें हुआ है, ठीक है। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है, वो सब चीज़ें बहुत पढ़ी, टेस्टिंग ऑन सीमेंट, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, अभी ये अपन ने बेसिक कंपोजिशन पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।